हेलो एवरीवन, नमस्कार। और मैं मनु कुमार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मनु सर एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई, आखिर में क्या कारण रहा यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था, हालांकि उद्देश्य तो उनके कई सारे थे, लेकिन उसमें भी जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो था आपका व्यापार करना, है ना, भारत में व्यापार करना। क्योंकि जो उन्होंने प्राचीन इतिहासकारों या दार्शनिकों की पुस्तकों में पढ़ा है कि भारत जो है शुरुआत से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। तो भारत के पास विशाल धन संपदा थी, जिस कारण जो है यूरोपीय कंपनियां भारत से व्यापार करना चाहती थी। अब बात करते हैं कि आखिर में यूरोपीय कंपनियां भारत में कब आई, सबसे पहली यूरोपीय कंपनी भारत में कब आई और कौन सी आई। तो जो आप एक सामने हमारे मैप देख रहे होंगे साइड स्क्रीन पे, ये मैप कुछ इस प्रकार है कि इसमें क्या आपको दर्शाया गया है। सबसे पहले अगर बात करें कि इस मैप का आशय क्या है, तो देखिए इसका जो जो ये मैप आपका सामने दिख रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले क्या हुआ करता था, तुर्की में एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर जो है कुस्तुनतुनिया जो है प्राचीन विज्ञान का केंद्र हुआ करता था। तो उस पर जो है 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। तो उस्मानी तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, तो वहाँ के जो विद्वान थे वो सारे लोग वहाँ को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर भाग गए। और जो शेष यूरोप में उन्होंने बाकी जो सोए हुए यूरोप वासियों को है वो जगाया। सोए हुए अर्थात अज्ञानता, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अज्ञानवश जो सोए हुए तुर्की थे उनको जगाया कि भाई उठो और समझो कि अब देश में क्या चल रहा है, हमारे यूरोप में क्या चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों, इसी पूरे क्रम को हम लोग नाम देते हैं पुनर्जागरण का। ठीक है। तो जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार उस्मानी तुर्कों ने कर लिया, तो जो वहाँ से आपके जो है, चूंकि कुस्तुनतुनिया की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, तो यूरोप के जितने भी व्यापारी वर्ग हुआ करते थे उनको जो है ये लोग भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए इंडिया को नहीं आने दिया करते थे। तो उस्मानी तुर्कों ने उन सभी पर रोक लगा दी, जिस कारण अब चूंकि जो है आपका यूरोप वासियों के लिए व्यापार करना तो जरूरी ही था, तो इसीलिए क्या किया, उन लोगों में, उन यूरोप के देश में से एक पुर्तगाल देश का एक नागरिक निकल के आया सबसे पहले, जिसका नाम था आपका बार्थोलोम्यू डियाज। तो अब हम बात करेंगे कि पुर्तगाली कंपनी भारत कैसे आई। अब वस्तुतः प्रश्न यहाँ पर आ गया कि सारी चीजें जो है पुर्तगाल की ओर केंद्रित हो चुकी हैं। तो पुर्तगाली कंपनी भारत कैसे आई, इसके इतिहास के क्रम में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1487 ईस्वी में, जो कि एक प्रमुख आपका जो है पुर्तगाल का नागरिक था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, वो आता है और आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर होते हुए साउथ अफ्रीका के बिल्कुल जो है आपके बिल्कुल केंद्र, साउथ अफ्रीका की बात करें तो आपके नीचे एक स्थान पड़ता है केप ऑफ गुड होप। हालांकि इसका नाम आपका ये बाद में पड़ा, इससे पहले इसे उत्तमाशा अंतरिक्ष बोला जाता था। तो इसकी खोज करता है कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। हालांकि वो आया तो भारत के जलीय मार्ग की खोज करने था, लेकिन वो यहाँ तक ही रहता है और यहीं पर सीमित रह जाता है और इसके बाद यहाँ से वापस लौट जाता है। इसी क्रम में ठीक दूसरी बार पुर्तगाल का दूसरा नागरिक, जो कि 1498 ईस्वी में चलता है, जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये वही मार्ग को पुनः दोहराता है। सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक और फिर दक्षिणी अटलांटिक, उसके बाद में केप ऑफ गुड होप पर आता है। और चूंकि ये साउथ अफ्रीका का ही एक अगर बात करें तो पॉइंट है और यहाँ पर जो है ये एक बंदरगाह है, तो यहाँ पर क्या करता है, वो जो है कुछ भारतीयों को देखता है और उसमें जो है जो प्रमुख भारतीय थे नाविक, जिनका नाम था अब्दुल माजिद। तो अब्दुल माजिद से मिलता है और उन्हीं के साथ एक थे आपके कांजी मलान, जो कि आपके क्या थे, गुजरात के एक व्यापारी नाविक थे। तो इनसे मिलता है और इनसे जो है मार्गदर्शन लेता है कि भारत हमें कैसे पहुंचा जाए। तो
ये लोग उसका मार्गदर्शन करते हैं और इवन जो है किताबें ये भी लिखती हैं कि अब्दुल माजिद उसे भारत लेकर आते हैं। तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए आपका हिंद महासागर में जाते हैं, उसके बाद में अरब सागर से होते हुए ये भारत के जो है कालीकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे ही कालीकट बंदरगाह पर ये जो है वास्को डी गामा का जहाज पहुंचा, तो जो केरल के राजा थे उनको जमोरिन बोला जाता है, उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ही यही कहती है अतिथि देवो भव। फिर क्या होता है, ये जो है पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था, ये भारत में कुछ समय रुकता है, रुकने के बाद घूमता है और घूमने के बाद ये पुनः वापस जाने लगता है। तो जो हमारे राजा यहाँ के हैं जिनका नाम है जमोरिन, तो वो इनके साथ क्या करते हैं, मसाले, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा जो है आपके मसाले होते हैं, तो जैसे इलायची है और मसालों, तो मसालों को इनके साथ जो है भेज देता है। और उस समय की बात है जब ये वास्को डी गामा मसालों को अपने पुर्तगाल में ले जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जितना यात्रा का खर्च है उसको छोड़कर लगभग 60% जो है मुनाफा कमाता है। इस क्रम में जो है इसे काफ़ी खुशी मिलती है। अब ये कोशिश करता है कि दोबारा से भी आपका पुर्तगाल में जाया जाए। तो इसी क्रम में क्या होता है कि धीरे धीरे पुर्तगालियों का आगमन भारत में होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले अगर बात करें तो पुर्तगाली कंपनी जिसको नाम दिया जाता था एस्तादो दा इंडिया, उसकी स्थापना 1498 ईस्वी में होती है। इस कंपनी की स्थापना 1498 में हुई, तो इसी क्रम में प्रथम पुर्तगाली किला भारत में खोला गया, और जो कि आपका 1503 ईस्वी में खोला गया। इसके बाद में जब 1503 में प्रथम किला हो गया, तो उसके बाद में जो है द्वितीय किला की स्थापना हुई 1505 ईस्वी में। अब चूंकि निरंतर किलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसीलिए अब इन किलों की देखरेख करने वाला भी व्यक्ति चाहिए था। तो इन किलों की देखरेख संबंधित जो है सबसे पहला व्यक्ति जो कि आपका पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी इन्हें भेजती है, और जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो कि आपका जब दूसरा पुर्तगाली किला जो है स्थापित हो जाता है, उसी समय जो है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत आता है, अर्थात 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो कि आपका नीले एवं शांत जल की नीति अपनाता है, अर्थात उसका आशय ये होता है कि यदि भारत पे सुविधापूर्ण व्यापार करना है तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप है, तो सबसे पहले क्या है, जलीय किनारों की मार्ग को जो है या जितने भी जल से छूते हुए इलाके हैं उनमें क्या है अधिकार कर लिया जाए। ये उतना कामयाब नहीं हो पाता है। इसी क्रम में फिर दूसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत भेजा जाता है, जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क की बात करें तो ये भारत में 1509 ईस्वी में आता है। ये जो है पुर्तगाल का सबसे अगर बात करें तो एक्टिव पुर्तगाली गवर्नर था। जैसे ही ये 1509 ईस्वी में आता है, सबसे पहले 1510 ईस्वी में ये गोवा पर अधिकार कर लेता है। चूंकि गोवा जो कि बीजापुर के शासक आदिल शाह के अधीन था, लेकिन उनसे ये क्या करता है, छीन लेता है। तो 1510 में सबसे पहले गोवा पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में क्या होता है, 1511 में मलक्का की खाड़ी, उस पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद 1515 ईस्वी में हार्मुज जल संधि पर भी ये अधिकार कर लेता है। तो 1510 में इसने गोवा पर अधिकार किया, 1511 में मलक्का जल संधि पर, मलक्का की खाड़ी में, और इसके बाद में 1515 में हार्मुज जल संधि पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, यही जो है एक नीति अपनाता है, जिसके तहत बोला जाता है कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर लीजिए। कारण प्राचीन इतिहास से ऐसा
देखते आ रहे हैं कि जब भी क्या होता है कि दो पक्ष में अगर लड़का लड़की से शादी करता है तो प्राचीन इतिहास ही ये बताता है कि लड़के को क्या है, दहेज के रूप में कुछ मिलता है। वो वस्तुतः राज्य हो सकता है, वस्तु हो सकता है, और राजा महाराजाओं के शासन काल में तो राज्य ही दे दिया जाता था। जैसे अभी आपको इसी क्रम में आगे जब पढ़ाएंगे तो पुर्तगाल की एक जो है राजकुमारी थी, है ना, उसने अंग्रेजों के राजकुमार से शादी की थी, तो दहेज में पूरा मुंबई दे दिया गया था। तो आगे जब आपकी अंग्रेजी कंपनी जब आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी, उस समय आपको मैं ये बात भी बताऊंगा। चलिए, तो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति कौन अपनाता है? आपका पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आफ्टर दैट क्या होता है कि तीसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत में आता है, जिसका नाम था नीनो डी कूना। नीनो डी कूना जो है भारत में 1529 ईस्वी में आता है, और ये भी आपका बहुत ही एक्टिव गवर्नर रहा है। इसने जैसे ही ये आता है तो इसने सबसे पहले क्या किया, 1530 ईस्वी में राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि पुर्तगालियों की जो प्राचीन राजधानी थी या पुरानी राजधानी थी या पहली राजधानी थी वो कोचीन थी। इसके बाद में इसे कहाँ पे टर्न कर देता है, गोवा की तरफ, क्योंकि गोवा जो है ऑलरेडी जीत चुके हैं पुर्तगाल। उसके बाद में क्या होता है, 1534 ईस्वी में एक वसीन द्वीप पड़ता है, या वसीन स्थान भी हम बोल सकते हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इस पर अधिकार कर लेता है। अब आप यही देखिए कि सारे जितने भी पुर्तगाली गवर्नर आते हैं, सभी के दिमाग में एक ही जो है उपज है कि जितने भी आपके भारत के तटीय इलाके हैं, इन पर अधिकार कर लिया जाए, जिससे व्यापार और भी सुलभ हो सके। इसके बाद क्या होता है, 1535 ईस्वी आती है, और इसमें क्या करते हैं कि दीव पर अधिकार कर लिया जाता है। दीव नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया जाता है। अब यही क्रम निरंतर चलता रहता है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो अब भारतीयों की भी थोड़े धीरे धीरे क्या होता है, आपका रुझान पुर्तगालियों की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो सारी चीजों पर अधिकार करते हैं और भारतीयों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जो प्राचीन राजा हैं उनको प्रलोभन दे देते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है, महमूद शाह, जो कि आपका बंगाल का शासक होता है, वह पुर्तगाली फैक्ट्री को खोलने की अनुमति प्रदान कर देता है। अब ये सबसे पहले अनुमति कहाँ प्रदान करता है, बंगाल का शासक। तो बंगाल का शासक है, जाहिर सी बात है, ये बंगाल में ही आपकी फैक्ट्री खोलने का आदेश देगा। तो ये अनुमति प्रदान करता है, और 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव नामक स्थान पर क्या है, पहली आपकी पुर्तगाली फैक्ट्री खोल जाती है। इसके बाद अकबर ने हुगली में और शाहजहां ने बुंदेल में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। ये क्रम निरंतर चलता है। तो अब क्या करते हैं पुर्तगालियों को, जब ये सारी चीजें मिल गई, फैक्ट्रियां भी खोल ली, किला भी स्थापित कर लिए, अब पुर्तगाली थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वो एक व्यवस्था लाते हैं, क्योंकि लगभग मोस्टली इन्होंने क्या कर लिया है, आपका जो है हिंद महासागर में जाने का इनका जो है रास्ता साफ हो गया। इन्होंने काफ़ी जो है क्रम में अगर बात करें, जैसे द्वीप पर अधिकार कर लिया है, उसके बाद में वसीन पर अधिकार कर लिया है, कोचीन पर तो पहले ही था, गोवा पर भी अधिकार कर लिया है। तो ये जो तटीय इलाकों पर अधिकार कर लेते हैं, उसी क्रम में इनके पास जो है हिंद महासागर से व्यापार करने का रास्ता एकदम जो है सिंपल हो जाता है। तो उसी समय क्या होता है, पुर्तगाली एक व्यवस्था लाते हैं जिसका नाम है कार्टेज अड़मेरा काफिला व्यवस्था। अब ये कार्टेज अड़मेरा काफिला व्यवस्था क्या है, इसके तहत इनकी एक पॉलिसी होती है कि जितने भी जो है जहाज हैं जो हिंद महासागर से आपके गुजरेंगे, तो उन्हें प्रत्येक को, अगर ये व्यापार की दृष्टि से गुजरते हैं तो इन्हें प्रत्येक को शुल्क देना होगा। ये सारी बात होती है। तो उधर जो अकबर था उस समय, तो उसने भी पुर्तगालियों से फिर शुल्क लेना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसी क्रम में पुर्तगाली और मुगलों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो आगे जब समय बीतता है तो 1632 ईस्वी में हुगली जो है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो पुर्तगालियों से छीना गया। अब ये छीना किसने, तो ये मुगल शासक शाहजहां ने छीन लिया। कुछ समय बाद
1686 ईस्वी में चटगांव, जहाँ पे आपका जो है फैक्ट्री खोलने की अनुमति जो है दी गई थी महमूद शाह द्वारा, उस पर 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया कि समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया, अर्थात उसे जो है अपने अधीन ले लिया। ये क्रम आपका निरंतर चलता रहता है। इस तरीके से आपके जितने भी पुर्तगाली कंपनियां हैं, इन्होंने अपनी पहली जो है पहला किला कब स्थापित किया, तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो 1503 में, दूसरा 1505 में, पहला पुर्तगाली गवर्नर कब आया तो 1505 में आया, जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नीले एवं शांत जल की नीति कौन लेके आया, तब भी आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इस तरीके से आपके जो है सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के आएंगे। तो आप इस वीडियो को जो है देखिए और कोशिश ये करिए समझने का प्रयास करिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए गोवा पर अधिकार कब किया था तो 1510 में किया था, दीव पर अधिकार कब किया था तो आपका 1535 में किया था। अब बात कर लेते हैं अंत में कि पुर्तगालियों के आने से भारत को क्या लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुर्तगाली जब आए तो भारत को लाल मिर्च की खेती करना सिखा गया, जहाज निर्माण व्यवस्था भी सिखा गया, इसके बाद में तंबाकू खेती, ये भी देन किसकी है, आपके पुर्तगालियों की। और जो सबसे जरूरी अंत में जिसे बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की देन रहा है। अगर बात करें पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई गई थी तो 1556 ईस्वी में लगाई गई थी। और बात करते हैं आपका कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला ये भी आपकी पुर्तगालियों की देन रही है। तो ये वस्तुतः जितना भी परिचय था ये पुर्तगाली कंपनियों का था कि कैसे आई, कैसे स्टेबल्ड हुई यहाँ पर। और पुर्तगाल के ऊपर सारे क्वेश्चन मैंने आज के क्रम में आपको बता दिए हैं। वस्तुतः इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो कुछ आशा करते हैं आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने वास्तविकता में कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, जो आपके बाकी के मित्र हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग और अन्य जो पुर्तगाली कंपनियां हैं भारत में आई, कैसे स्टेबल्ड हुए, तो सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।